वाई इज़ शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व यू शेप। जब मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक बार दोबारा करा देती हूँ आपको। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में। तो जो शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व है उसकी जो शेप है, जो एवरेज कोस्ट कर्व है वो इस तरह से आपको यू शेप में मिलती है। उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न है हमारे पास कि बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज कॉस्ट होती है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो जब हम इसे इस डायग्राम से देखते हैं तो आप देखो कि आपको पता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो नीचे की तरफ जा रही है हमेशा। वो हमेशा इस तरह से डाउनवर्ड जाएगी। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जब तक फिक्स कॉस्ट के साथ उसका टेक्सचर नहीं मिलता, कुछ समय के लिए वो कम होती है, लेकिन अपने पीक पॉइंट पे आने के बाद ये दोबारा से बढ़ना शुरू कर देती है। और जो एवरेज कॉस्ट है वो इन दोनों का क्या है? टोटल है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी और एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी। इसीलिए जब ये दोनों नीचे की तरफ जा रही हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक सीमा तक जा रही है और एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा के लिए जा रही है, तो जब ये दोनों नीचे की तरफ जा रही हैं तो ये भी नीचे की तरफ जा रहा था जो आपका एवरेज कॉस्ट है। लेकिन इन दोनों के टोटल में जब वृद्धि शुरू हुई, जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी, तो फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट कम रह गया। इसीलिए जो एवरेज कॉस्ट है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। तो इसमें से जो फिक्स कॉस्ट है वो लगातार नीचे गिरती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक सीमा के बाद एक सीमा तक गिरती है और फिर दोबारा बढ़ना शुरू कर देती है। इसीलिए जो एवरेज कॉस्ट है उसका कर्व की जो शेप है वो यू शेप में हो जाती है। सेकंड जो इसका रीज़न है, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आरंभ में इन द बिगिनिंग व्हेन विद द फिक्स्ड फैक्टर law of variable proportion. In the beginning when with the fixed factor variable factor are combined, जब दोनों फैक्टर को कंबाइन किया जाता है, then fixed factor is used more efficiently, तब जो फिक्स फैक्टर है ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होता है, मतलब कि उसकी कुशलता ज़्यादा बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट एवरेज कॉस्ट बिगिंस टू फॉल। जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो एवरेज कॉस्ट गिरना शुरू हो जाएगी। When fixed factor is used to its full capacity, और जब फिक्स फैक्टर अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज़ करना शुरू कर देगा, then with the increasing use of variable cost, तब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। The proportion between fixed and variable cost become defective, क्योंकि एक मशीनरी है, अगर उस पर 5 लोगों की आवश्यकता है, तो जब तक 5 लोग पूरे नहीं होंगे, प्रपोर्शन ठीक नहीं होगा, तब तक तो एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी। लेकिन जब प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना है तो हमें फिक्स फैक्टर में भी चेंजेस चाहिए, तो इसकी वजह से जो वेरिएबल फैक्टर है बिगिन टू डिमिनिश, वो गिरना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो पहले इंक्रीजिंग रिटर्न था, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न हुआ, इसीलिए पहले वो नीचे की तरफ गया और फिर ये राइजिंग अपवर्ड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और थर्ड रीज़न होता है बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। When in the short period a firm increases its production, जब एक फर्म उत्पादन बढ़ाती है तो फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइजेशन कर रही है, तब उसे इंटरनल इकोनॉमीज मिलती हैं। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल एक मशीनरी से हम 100 यूनिट बना सकते हैं एक दिन में, फिक्स है जो हमारा फिक्स फैक्टर है जो मशीनरी है। लेकिन अगर हम 50 यूनिट बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा ही रहेगी। जब तक हम उसको फुल यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तब तक इंटरनल इकोनॉमीज मिलेगी। लेकिन 100 यूनिट के बाद हम उस प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते और जो हमारी लेबर है वो वेस्ट जाएगी। इसीलिए डिसइकोनॉमीज, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसी कारण से वो एक बार नीचे की तरफ आके दोबारा से जो लागत है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये मेन 3 रीज़न है जो आपको याद रखने चाहिए।